तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम मॉनिटर। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये आंसर शीट है आपके पेट की। तो जो 15 अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ये शिफ्ट 1 की आंसर शीट है। अगर आपको शिफ्ट 2 की आंसर शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको शिफ्ट 2 की आंसर शीट का वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट कंपटीशन से रिलेटेड न्यूज मिलती रहे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन में जाने से पहले आपको इस पैसेज को रीड करना होगा। जो 1 से 5 तक के इस जो क्वेश्चन है वो इस पैसेज से दिए गए हैं। तो अब इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इस पैसेज को रीड कर लिया है, तो मैं आपको सीधे इस क्वेश्चन पर रीड करके आपको आंसर इसका बताऊंगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो सत्यरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं सत्य की आराधना कर सकते हैं। आप पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त है? तो जो चिरस्थायी शब्द का विलोम शब्द है वो है क्षणभंगुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो जो सत्य की तलाश की जाती है वो है श्रद्धा पूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी पैसेज को रीड कर लिया है। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है कि जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो जो संकटों का सामना करना चाहिए वो करना चाहिए संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग को अशी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो इसलिए बताया गया है क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा उतना ही तंग, और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 की और आपको फिर से एक तालिका दी गई, यानी कि एक टेबल दी गई है। इस टेबल को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है। तो जिन लोगों का एग्जाम 15 अक्टूबर को शिफ्ट 1 में था, तो वो यही सेट है आपका, और आपके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन पूरे सेम क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे। जब इस वीडियो को देखें तो क्या करें, अपने पेपर को निकाल कर रख लें, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर मिलते रहें। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2011 में इन सभी मदों पर कुल वेब 2015 के कुल वेब का लगभग कितना प्रतिशत था? तो जो प्रतिशत था वो था 68.33%, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 68.33%। आप इस तालिका को अच्छे से देख लीजिएगा और अपने क्वेश्चन बुकलेट से मैच कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की। तो इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो जो ब्याज की औसत राशि कंपनी को चुकानी पड़ी थी वो चुकानी पड़ी थी 26.66 लाख रुपए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का कितना प्रतिशत था? तो जो अवधि दी गई थी कंपनी को भुगतान करने के लिए, जो बोनस की अवधि थी उनमें कितना प्रतिशत था? तो जो परसेंटेज था वो 0.6% था। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की। तो वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का व्यय कितना है? जो कंपनी का व्यय है वो 738.44 लाख है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। मैंने ऑलरेडी ही सारे क्वेश्चन को रीड किया है और उसके आंसर मैंने खुद ही निकालने हैं, तो इसलिए मैं सीधा आपको आंसर ही बताऊंगा क्वेश्चन पढ़ करके। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अपने आप पेपर से इस आंसर को मैच कर लीजिएगा। तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सभी वर्षों के लिए करों का कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन का कुल व्यय के बीच का अनुपात। तो जो सभी वर्षों का अनुपात था, यानी करों का और उसका ईंधन का परिवहन का, तो वो जो अनुपात निकल के आएगा वो आएगा 109:151। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 से 15 के बीच में आपको फिर से एक टेबल दी गई है, जिसमें लिखा हुआ एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों में के लिए किराए पर रखी, और फिर उसी के हिसाब से टेबल से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक टेबल दी गई है, तो आप इस टेबल को वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा और अपने क्वेश्चन बुकलेट से मैच कर लीजिएगा। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर। तो दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति, यानी कि 10 दिनों के दौरान जो मिनी की औसत गति थी वो कितनी थी? 875 किलोमीटर प्रति यात्रा करने में
ली गई समय दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए समय का अनुपात, यानी कि जो 10 दिनों की औसत थी वो मिनी की, और इसके ज़्यादातर जो स्विफ्ट थी उसकी, यानी कि स्विफ्ट है तो स्विफ्ट की और मिनी की जो औसत निकालनी वो निकल के आएगी आपकी कितनी 56.99। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की। तो 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? तो अल्टो और टियागो के औसत गति का अनुपात था 25:36। तो बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को आंसर सी लगाया, जबकि सी गलत होगा। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है। मैं बता देता हूँ, ये बहुत लोगों ने गलत किया है, मेरे स्टूडेंट ने भी गलत किया है। तो आपको क्या करना है कि 25 किलोमीटर जो है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करा देना है, यानी इनका, और उसके बाद आपका 13 में आपको 12 का मल्टीप्लाई करा देना है, फिर आप अनुपात निकालना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो अल्टो और किड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की यात्रा कर रहे थे, यानी कि एक दूसरे की यात्रा कर रहे थे और मिलने के बाद एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है, तो अल्टो और स्विफ्ट द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगा समय का अंतर, तो जब अगर उनकी स्पीड सेम होगी, अगर उनके बीच की दूरी सेम, स्पीड अगर सेम हो जाएगी, तो उनको क्या हो जाएगा, 0 घंटा लगेगा। क्या लगेगा, 0 घंटा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 230 घंटों में तय करती है, यानी कि कार ए और कार बी जो दूरी तय करती हैं वो 10 दिनों में 150 घंटे में और 2300 घंटों में तय करती हैं, तो कार ए और औसत गति के बीच का अंतर, तो कार ए और औसत गति के बीच का अंतर कितना निकल के आएगा, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। तो आप अपने क्वेश्चन बुकलेट से आंसर को मैच कर लीजिएगा, इससे ये आपको पता चल जाएगा कि आपके आंसर कितने करेक्ट हैं और कितने रॉन्ग। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात क्या था? तो टियागो और मिनी द्वारा जो कुल दूरी का अनुपात निकल के आएगा वो आएगा 18:25, यानी 18:25। ये भी क्वेश्चन उसी की तरीके किया जाएगा जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 12। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की, यानी 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 से 20, 16 से 20 के बीच में आपको एक फिर से एक टेबल दी गई है। आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी बुकलेट से टेबल को मैच कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। तो 2003 के दौरान जो कंपनी की कार्यरत कर्मचारियों की जो संख्या थी वो थी कितनी थी, वो थी 5000, यानी कि 5000। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वालों कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 2003 और 2006 में जो परसेंटेज आप निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 96.15%। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, यानी 18 की। दी गई अवधि में के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का अनुपात था, यानी कि जो न्यूनतम जो था और अधिकतम था, तो उन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो आपका अनुपात निकल के आएगा कितना, 9:13। और यहाँ तो थोड़ी मिस्टेक हो गया, यहाँ मैंने स्लेस लगा दी, अनुपात आपका होगा, ठीक है, या अनुपात का आप सिंबल समझिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की। तो किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कम अधिकतम रही? तो 2002 में जो है वो कम रही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या स्लैश कमी हुई? तो वृद्धि हुई या कमी हुई है? तो 1% की हुई है, ये वृद्धि या कमी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 25 की। तो 21 से 25 के बीच में फिर से आपको एक टेबल दी गई है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये पिक्चर लगाई हुई है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी टेबल को अपनी क्वेश्चन बुकलेट से मैच कर लीजिएगा और फिर ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। सभी का मैं दोबारा बोल देता हूँ, सभी का सेट क्या होगा, सेम होगा। जिनका एग्जाम 15 अक्टूबर और मॉर्निंग शिफ्ट में था, यानी शिफ्ट 1 में था, उनका सारे क्वेश्चन आपके मैच करेंगे। बस क्वेश्चन क्या होंगे, आगे पीछे आपको मैच कर लेना है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21 कह रहा है 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो जो प्रतिशत वृद्धि थी वो थी 137.5% वृद्धि थी। आपका राइट आंसर क्या है, ए।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक रही है? तो जो सबसे अधिक रही है वो रही है 2012 में। किसमें रही है? 2012 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 23 की। तो दिए गए तो कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो जो कितने वर्षों में जो हमारा था खिलौने का उत्पादन था और वर्षों के गत वर्ष का, तो आपका कितना था? वो 4। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो जो लगभग परसेंटेज में गिरावट थी कितनी थी? 20%। आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की। 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो बिल्कुल जो बराबर था वो था हमारा 2012 और 2017 को। आप एक बार ग्राफ देख लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवा नाम पियदस्सी भी है था? यानी देवा नाम पियदस्सी भी था, तो वो है आपका मौर्य सम्राट अशोक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की। तो संगमरमर पर पियत्रा ड्यूट्रे यानी पिता दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम करने के समय में बहुत लोकप्रिय था। तो जो बहुत लोकप्रिय था वो था शाहजहां में। कब था? शाहजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो निम्नलिखित में से किस युग्म में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो जो तांबे का पहली बार उपयोग किया गया वो था ताम्र पाषाण युग में। किसमें किया गया? ताम्र पाषाण युग में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो जो प्रथम गीत संगीत आयोजन किया गया था वो किया गया था गया में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए जारी किया था? तो जो पुरुषों तक सीमित रखने के लिए न जारी किया था वो किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो जो जिसका शासन था वो था मुगल सम्राट। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 32 की। तो भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन जो शुरू किया गया था वो किया गया था विनोबा भावे द्वारा। तो विनोबा भावे जो थे उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 34 की। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो ये जो किस क्रांति के साथ हुई थी ये थी फ्रांसीसी क्रांति के साथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो भारतीय नामक समय ग्रीनविच मध्य समय यानी जीएमटी, इसी को ग्रीन मध्य समय को शॉर्ट में जीएमटी बोलते हैं, से आगे है। तो आगे कितना है? 5.5 घंटे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो पानी की उपलब्धता क्या है? जनसंख्या वितरण करने का आर्थिक कारण नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। तो कहाँ पे विश्व की चोटी सबसे ऊंची है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? जो अक्टूबर की मुख्य गर्मी कारण है वो उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो अधिकांश जो गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित वो प्राथमिक होती है। कितनी होती है? प्राथमिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं है? तो यह सभी जो है वो क्या है? रणनीति का हिस्सा नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोर कहा जाता है? तो कोसी नदी जो है जिसको बिहार का क्या बोलते हैं? शोर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 43 की। तो भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो जो अंतिम स्वीकृति दी गई है वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की। तो भारत की संघ कार्यकारिणियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको सीधे राइट आंसर बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप अपनी बुकलेट से सिर्फ अपने राइट आंसर मिला लीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है? तो एक जो वाणिज्य बैंक है वो नहीं है, वो क्या है? सिडबी। सिडबी जो बैंक है वाणिज्य बैंक नहीं। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? स्थापित किया गया है वो है आपका वैधानिक नियम। वैधानिक जो नियम है वो क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं नंबर 47 की। तो निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो जिसका अधिकार है वो क्या है? संसद। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो जो है 124 जो अनुच्छेद आर्टिकल है वो क्या है? उसमें संविधान की न्यायालय और स्थापना के बारे में गठन किया गया है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन 49 के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय के क्या है? अधीन है। तो मैं सारे ऑप्शन आपको पढ़ के एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, आपने आंसर शीट से मिला लीजिए। मैं बार बार बता रहा हूं तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को क्या कर देता है? वो प्रभावित कर देता है निमोनिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो जो नायलॉन है जो वनस्पति रेशा नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की। तो तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग हो तो किस पर निर्भर करता है? वो करता है उसके तापमान पर। किस पे करता है? उसके तापमान पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है आप सभी को पता होगा, ग्रीन हाउस गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है, जो मैंने इसको सॉल्व किया, आप भी इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इनमें से आपका कोई भी आंसर नहीं निकलेगा। तो जो मेरा निकल के आया था वो 19 पॉइंट कुछ समथिंग निकल के आया था, ऐसे 18 के आसपास ऐसे कुछ निकल के आएगा, यानी 19 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा निकल करके। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, और जो ऑप्शन इसमें दिए गए वो रॉन्ग है सारे। तो आप लोग भी इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा और आपका जो आंसर आएगा वो 19 पॉइंट कुछ के अप्रॉक्स आएगा। अप्रॉक्स 20 भी दे देता तो आपका भी राइट आंसर हो जाता, लेकिन इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग है। क्वेश्चन क्या है आपका? रॉन्ग। तो ये भी क्वेश्चन आप अपनी बुकलेट में मैच कर लीजिएगा। अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया है, कोई भी ऑप्शन लगाया है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ना तो माइनस मार्किंग का कटेगा नंबर आपको, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, यानी जो 40% व्यक्ति हैं वो एक्स समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी कि और 50% व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं, जो समाचार पत्र है ये एक्स पढ़ते हैं 40% और 50% वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो जो दोनों में से जो समाचार नहीं पढ़ते वो 20% नहीं पढ़ते हैं। ये भी मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, अगर मैं आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 57 की तो परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का, यानी परिणामों का औसत कितना है? 46 है और पहले 4 का 45, पांचवा परिणाम है। तो पांचवा जो परिणाम है उसको एक्सीलरेट कर लेना और अपॉन 5 कर देना और इक्वल में 46। जो आप सॉल्व करके निकालेंगे तो आपका राइट आंसर निकलेगा 50। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब बढ़ते क्वेश्चन में लोग 59 की ओर। देखिए 57 के बाद 58 नहीं है, वो मिस हो चुका था मुझसे, तो
मैंने इस 59 कर दिया, मैं आगे इसको कवर कर दूंगा। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। तो पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका जो भित्ति बनी हुई तो सेलुलोज से बनी होती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की। तो क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि 5.21 इंटू 6.32 माइनस 2.9272। तो आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप सॉल्व होकर आपका राइट आंसर आएगा सी यानी 30। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 61, क्वेश्चन नंबर 61 की। तो किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो सभी शब्द जो है पर्यायवाची हैं वो क्या है? पार्वती, रुद्राई, भवानी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये सभी शब्द क्या है? पर्यायवाची किसी शब्द का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। तो किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नूतन, पुरातन जो है वो विलोम युग है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। तो ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों को कल्पना करना। यानी ख्याली पुलाव पकाने का मतलब होता है जो कर नहीं सकते उसके बारे में अपने यहाँ बड़ी बड़ी हाँकना। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 64 की। तो महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो महर्षि शब्द का जो संधि विच्छेद है वो महर्षि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। तो किस विकल्प में सदयुग्म का अर्थ भेद नहीं है? तो अर्थ भेद जिसमें नहीं है वो है अवलंब और अविलंब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 66 और कुछ क्वेश्चन नंबर 67 में ये पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है, या अपने आप क्वेश्चन बुकलेट से मिला लीजिएगा कि ये पैसेज कहाँ पे है, और आपका फिर मैं आपके आंसर बताता हूँ। तो चलता हूँ मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है वॉच कॉर्लिन ब्रदर एन आउटडोर टाइप। तो नो। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? नो। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर लोग 67 की ओर। तो वाई वर द स्क्वाड कलेक्टेड। तो फॉर बैटिंग कलेक्टेड। किस लिए कलेक्टेड किया था? फॉर बैटिंग। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। तो गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। जो वन वर्ड आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ द प्रैक्टिस ऑफ द राइटिंग एंडिंग एंड और द कंपाइलिंग डिक्शनरीज। तो जो हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। तो लेक्सिकोग्राफी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो आप जब इसको अपने से खुद से रिलेट करेंगे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो निकलेगी क्या? पत्नी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 70 की। तो 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343 असंगत अलग करें। तो जिस असंगत अलग करेंगे तो आपका आ जाएगा राइट आंसर 100। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 71 की। तो 1 जनवरी 2006 को रविवार था, यानी कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था। तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो जब 1 जनवरी को रविवार था 2006 को, तो जब 2017 को निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा शुक्रवार। कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। तो गिव सिनोनियम फॉर द वर्ड। तो पार्शियल का जो होगा सिनोनियम वो हो जाएगा इनकम्प्लीट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 की हो। तो चूज द करेक्ट एंटोनियम डिसअपॉइंटेड। तो डिसअपॉइंटेड का जो एंटोनियम होगा वो सेटिस्फाई। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है मतलब एक तरीके से सेटिस्फाई नहीं किसी चीज से, और उसका मतलब क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। तो निम्नलिखित प्रश्नों के कथन का, तो आपको ये जो प्रश्न दिए गए हैं कथन लिखा हुआ है, इस कथन को रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद आपको निष्कर्ष निकलेंगे। तो जो निष्कर्ष निकलेंगे वो आपको बताना है। तो जो कथन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सभी किताबें पेपर हैं। जो कथन क्या है? सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल है, कुछ जर्नल कैलेंडर है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा आपका? तो कुछ जर्नल किताबें हैं, तो आपका जो निष्कर्ष निकल के आएगा इनमें से कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। तो यदि नॉर्मल को PRNLBM के रूप में कोडित किया गया है तो गैदर का कोड क्या होगा? तो ये भी क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जब आपने कोडिंग की होगी तो n को जब r से कंपेयर कर रहे हैं हम, अगर n को
आर से कंपेयर करते हैं, जैसे में तो आपका लेटर काउंट कर लीजिएगा, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है ओ पी क्यू आर, यानी कि एक तरीके से 3 का डिफरेंट निकल रहा है। कितना निकल रहा है, 3 का डिफरेंट निकल रहा है। तो जब 3 का डिफरेंट निकल रहा है यहाँ से, और उसके बाद आप ओ के बाद देखेंगे पी तुरंत आ गया। अब जब इससे हम रिलेट कर रहे हैं जी के बाद, तो जी के बाद जो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड टी दिया गया, बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिया गया, आप खुद ही देख सकते हैं। जी के बाद आप काउंट कीजिए कि कितने नंबर के बाद टी आएगा, और यहाँ एन के बाद सीधे काउंट करने पे आर 3 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे काउंट करने के बाद टी बहुत लंबा गैप ले रहा है, इसलिए जो इसके चारों ऑप्शन दिए गए वो भी गलत है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और इस भी क्वेश्चन को जिस जिस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया होगा उसको भी फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी ऑप्शन आपने लगाया हो उसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। तो निम्नलिखित में से किस देश के अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो जो सैन्य अभ्यास किया था वो यूएसए ने किया था। क्या किया था, यूएसए ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। तो अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो कोलकाता में भी हाल ही में किया गया है कि क्या किया गया है, वाटर अंडर, तो उसमें क्या किया गया, समुद्र के अंदर से मेट्रो बना दी गई है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की। तो 78 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल ने क्या कर लिया है, पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलिंग एक्सचेंज लॉन्च किया है? इसको शॉर्ट में IIBX बोलते हैं। तो गुजरात में लॉन्च किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो किया था जो किया था स्काई लाइट में किया था। क्या किया था, स्काई लाइट में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। तो भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो आकाशा उड़ान की जो पहली, यहाँ पे आकाश होना चाहिए था, आकाशा लिखा हुआ है। आकाशा एयर का उद्घाटन जो किया गया वो मुंबई से अहमदाबाद में किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पहला हर घर जल स्वप्रमाणित राज्य बन गया? तो गोवा बन गया। हर घर जल का क्या बन गया, राज्य गोवा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 84 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो म्यांमार, मालदीव और चीन ये क्या है, पड़ोसी देश है, लेकिन UAE नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। तो निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकंडी केंद्र की शुरुआत की है? तो IIT मद्रास ने की है। किसने की है, IIT मद्रास ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। तो 86 कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अमित शाह ने किया। किसने किया है, अमित शाह ने। तो आप बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। तो लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? तो जो लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु वो है आपकी 25 वर्ष। कितनी है, 25 वर्ष। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता जो मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है माजुली द्वीप। कौन सा है, माजुली द्वीप। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की। तो निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो हंगेरियन फोरिंट जो है, क्या है, हंगेरियन फोरिंट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 की। तो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। जो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। तो निम्नलिखित में से कितने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो निम्नलिखित में किसने लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। तो UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो UNFCCC का अर्थ है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? क्लाइमेट चेंज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 की। तो नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का। तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 की। तो क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय में स्थित है, यानी कि मुख्यालय जो स्थित है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? तो है स्विट्जरलैंड में। इसको स्विट्जरलैंड पढ़ते हैं, स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। तो 96 से 100 के बीच में आपको एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आप रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, या अपने बुकलेट से मैच कर लीजिएगा। तो ये पैसेज है आपका, आप वीडियो पॉज करके भी इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो मैं सीधे पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है साहित्य अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार पूरा करता है? तो जो साहित्य अपने दायित्व का निर्वहन पूरा करता है वो दुष्ट प्रभावों को सामने लाकर करता है। किसमें? दुष्ट प्रभावों को सामने लाकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। तो प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षांक क्या हो सकता है? तो साहित्य और समाज हो सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 की। तो साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो जो परिपूर्ण करता है वो करता है साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह का कार्यवाद का संदेश देता है। तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा सी। मेरा साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो साहित्य जो हमें है पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है, वो राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तालिका साहित्य द्वारा दी जा सकते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। तो क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो जो साहित्य है वो समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य समाज की प्राचीन परंपराओं से जुड़ा अंधविश्वास जैसे दूषणों को स्वीकार करना सिखाता है। यानी कि आपका जो साहित्य समाज का दर्पण क्यों नहीं है, वो क्या है आपका राइट आंसर? डी। तो आज मैंने आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, और शिफ्ट 2 मैं वीडियो तभी डालूंगा जब आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और इसके बाद मैं आपको 16 यानी कि 16 अक्टूबर का भी शिफ्ट 1 का सेट और शिफ्ट 2 के सेट की आंसर शीट जल्दी ही अपलोड करूंगा। जैसे ही लोगों के जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिश पूरी करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।